नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेशियोज एनालिसिस, यानी कि रेशियोज क्या होता है, कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं और किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं। ये बहुत ब्रीफ में होगा, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। पर उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो आपको आपके एग्जाम्स में या फिर आपके करियर में आपको ज़रूर मदद मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर रेशियोज दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये 5 टाइप के रेशियोज होते हैं। पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, फिर लेवरेज रेशियो, फिर टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मार्केट टेस्ट रेशियोज। ये सब क्या होते हैं, उसके अंदर में कितने फॉर्मूलाज हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। बैलेंस शीट मैंने ये कवर किया था, मेरे एक वीडियो में कवर किया है मैंने। आप जरूर उस वीडियो को जाइए, देखिए। वर्किंग कैपिटल का वीडियो है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, जहाँ पे मैंने बैलेंस शीट के बारे में इनिशियल्स कुछ मैंने इसके बारे में बताया है कि क्या होता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, करंट एसेट होता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट होता है। फिर लाइबिलिटी के सेक्शन में करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। और फिर इसके बाद इक्विटी होता है। अब आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका करंट रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट यानी कि जितने भी करंट एसेट्स हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आप एक साल के अंदर में पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है करंट एसेट। और ऐसी कोई भी चीज जो आपको एक साल के अंदर में पे करना है, वो होता है करंट लाइबिलिटी। तो इस लॉजिक से अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों मिल जाएगा। जैसे इसमें अगर फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा नॉन करंट में आता है। इन्वेस्टमेंट अगर स्पेसिफाई किया है तो इन्वेस्टमेंट वैसे करंट एसेट में भी आ सकता है, करंट लाइबिलिटी में भी आ सकता है, कभी कभी स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ देखिए, यहाँ पर दिया गया है वो शॉर्ट टर्म है। हाँ, शॉर्ट टर्म है, तो इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म क्या करेंगे, हम करंट एसेट में लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग टर्म रहेगा तो करंट लाइबिलिटी में रहेगा। ठीक है। तो आप सभी एसेट को डिवाइड कर दीजिए लाइबिलिटी से, तो जो भी आता है वो होता है करंट रेशियो। आइडियली करंट रेशियो 1.33 या उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम हुआ तो मतलब आ, कुछ इश्यूज है। करंट रेशियो क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कंपनी का इस दिवाला निकलने वाला है, तो आप क्या कंपनी रेडी है पैसे देने के लिए, अपनी पूरी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए उसके अंदर कोई क्षमता है कि नहीं है, वो हम करंट रेशियो से पता लगाते हैं। क्विक रेशियो मतलब हमारे पास तुरंत कैश कैसे आना आ सकता है। तो उसके अंदर में हम क्या करेंगे, स्टॉक, क्योंकि स्टॉक को माइनस करेंगे। स्टॉक को टाइम लगता है कन्वर्ट होने में, कैश ये सेल्स में, मतलब कैश में। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो भी वैल्यू बचेगा वो हो गया क्विक एसेट। करंट एसेट से माइनस कर देना। और फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे, और तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी हुआ और उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये होना चाहिए 1। इसका जो भी वैल्यू आया 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा रहा तो ठीक है, बट 1 से कम हुआ तो ठीक नहीं है। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए कि कैसे वो अपने क्विक रेशियोज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इन टाइम ऑफ क्राइसिस ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कंपनी को उभरने के लिए। तो सुपर क्विक रेशियो क्या होता है, सुपर क्विक यानी कि अब मेरे पास ऐसी क्या क्या चीजें जो, मान लीजिए कि एक हफ्ते में पैसे की जरूरत है और मुझे निकालना है, तो कहाँ क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। कैश इन हैंड है, बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ, मैंने कोई मार्केट में पैसे डाले हैं, वो पैसे हम ले सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से, और ये 0.5 होना चाहिए। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमेशा सभी चीज करंट होता है, मतलब एक साल के अंदर। अब आते हैं लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमेशा दो चीज को कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट ईयर और फिर पास्ट ईयर, और देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। डेट टू इक्विटी क्या बताता है कि हमारे कंपनी के पास कितना डेट है, मतलब इक्विटी में से अगर आप देखेंगे हमारे पास जितनी भी इक्विटीज है उसका डेट पोर्शन कितना है। ये डेट टू इक्विटी है। डेट टू इक्विटी आइडियली वन वन से कम होना, उससे ज्यादा 1 से कम होना चाहिए। 1 से ज्यादा हुआ तो फिर ये सही नहीं है। डेट के अंदर में क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है।
और फिर इक्विटी के अंदर में आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस, इन दोनों चीजों को आप डिवाइड करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बता दिया है, इक्विटीज के पोर्शंस में जो भी चीजें आती हैं आप इनको डिवाइड कर दीजिए, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि बैंक ये देखता है कि आपके पास, मान लीजिए अगर मुझे लोन देना है तो आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या आपने इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया है, और आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पता लगाता है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, यहाँ पर एक सिचुएशन मैंने दिया है कि रेवेन्यू को आप सीओजीएस से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसको सेल्स, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और जो भी ऑफिस ओवरहेड्स है उसको माइनस कर देंगे तो एबिटा आता है, और फिर उसको डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन से माइनस करेंगे तो आपका या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या भी एबिट आता है, और इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और टैक्स से माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे सेल्स में जो भी हुआ, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन को माइनस करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, और उसके बाद आप टैक्स को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि मुझे डायरेक्टली अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हुआ टैक्स के पहले, और इसके अंदर में आप इंटरेस्ट अगर ऐड कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया। डीएससीआर क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि अ, ये इंटरेस्ट रेशियो आपका सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बताता है, बट डेट सर्विस रेशियो बैंक्स देखती है कि आप लोन पास्ट में चुका चुके हैं कि नहीं, पे कर चुके हैं कि नहीं, आप पे कर सकते हैं कि नहीं। ये आपका, जैसे आपका सिबिल स्कोर होता है वैसे ही कंपनीज के डीएससीआर स्कोर्स होते हैं, और यहाँ से पता चल सकता है कि कंपनी लोन पे कर सकती है कि नहीं। तो इसके अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एमोटाइजेशन प्लस इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रिपेमेंट, मतलब प्रिंसिपल जो रिपेमेंट करना होता है और इंटरेस्ट, ये सब चीजें होती हैं। प्रिंसिपल रिपेमेंट में अगर आप दो ईयर का कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपका पिछले साल ज्यादा था और इस साल कम है, अगर आपका वैल्यू प्रिंसिपल लेट्स से कि बोरोइंग आपका कम है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे इस वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएससीआर वही बताता है। और कभी भी अगर आपको समझना है कि डीएससीआर, देखिए अगर डीएससीआर बढ़ा तो आपका न्यूमरेटर में क्या है, ये सब चीजें बढ़ेगी, यानी कि आपका लोन घटेगा, तो मतलब आपका लोन बर्डन कम हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। इसके अंदर में हमारे लिवरेज में नॉन करेंट चीजें थी। अब आते हैं टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो काफी आसान है। देखिए टर्नओवर रेशियो में आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा स्टॉक टर्नओवर, मतलब आप कितने दिनों में अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कितने जल्दी आपका स्टॉक पैसा जनरेट कर रहा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या करेंगे आप, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक से। एवरेज स्टॉक, देखिए एवरेज स्टॉक में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 2 ईयर है, 2018 और 2019, आप करंट में 2019 में है, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया है, यहाँ पर कोई वैल्यू दिया है, तो ये 2019 के लिए मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपया दिया है, यहाँ पे 50 है, तो 2019 में जो 100 रुपया है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और ये जो 50 रुपया है ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। और स्टॉक होल्डिंग क्या करेंगे, जो भी आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो है उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको डेज मिलेगा। ये टाइम्स में मिला था, उतने टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, उतने टाइम्स में, थ्री टाइम्स में होता है, मतलब लगभग 4 टाइम में होता है। और स्टॉक होल्डिंग पीरियड ये होगा। फिर आते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि आपके डेटर्स, जो आपके डेटर्स होते हैं वो कितने टाइम में आपका सेल्स करके दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स आता है। तो क्रेडिट सेल्स क्या होता है, यानी कि कस्टमर्स, डेटर्स क्या होता है, कस्टमर्स मतलब सेल्स आपका जो भी हुआ क्रेडिट पे डिवाइडेड बाय आपका एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज जैसे स्टॉक बताया वैसे ही एवरेज रिसीवेबल्स का कॉन्सेप्ट है। एवरेज रिसीवेबल्स क्या होता है कि आपको कितने दिनों में पैसे आने, मतलब कितने पैसे आने हैं आपके एवरेज रिसीवेबल्स। आप इसको, जब जो भी वैल्यू आएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा,
तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब इतने दिन में आपको पैसे आने हैं, मतलब पहले जैसे इस कंपनी का 163 डेज में आता था, अब 127 डेज में आ रहा है। क्रेडिटर्स यानी कि जो रॉ मटेरियल्स आप बाय कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज पेबल्स। क्रेडिट परचेस यानी कि जो भी आप परचेस कर रहे हैं चीजें, और एवरेज पेबल्स कितने दिनों में आपको पे करना है, तो इसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ये भी डेज में होगा। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड, इनको ऐड करेंगे, मतलब आपने कितने दिन में स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट किया और कितना आपका कलेक्शन डेज है, मतलब कितने दिनों में आपके कस्टमर्स आपको पैसे दे रहे हैं, वो होता है ऑपरेटिंग साइकिल। और कैश साइकिल क्या होता है, जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है उसको माइनस करेंगे आप जितने पेमेंट पीरियड्स है, कितने दिनों में आप कस्टमर्स को ये सप्लायर्स को पैसे दे रहे हैं, तो आपका आता है कैश साइकिल। ठीक है, तो कैश साइकिल आपको ये बताता है, तो कैश कितने दिनों में, आप जितना कैश साइकिल कम रहेगा उतना अच्छा है ना, आपका जल्दी कोई आप एसेट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और ज्यादा है तो मतलब आपको टाइम लग रहा है, तो जितना कम है उतना बेटर है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, तो प्रॉफिट कैसे बना रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स को सीओजीएस से माइनस कर देंगे, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स कर देंगे इंटू 100। अब ये इंटू 100 करना ताकि परसेंटेज में आए, तो इंटू 100 करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स जो भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आएगा। और ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। और आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों कीजिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए आरओआई, यहाँ पर एक बात याद रखिए, जैसे आरओआई आरओई ये सब चीजें हम करेंगे तो जो लास्ट में आएगा वो डिवाइड होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे। और स्टार्टिंग में क्या है, रिटर्न्स, मतलब आपने मुझे पैसे दिए, मेरी कंपनी में लगाए पैसे, तो मैं आपको डिविडेंड दूंगा, राइट। तो डिविडेंड क्या हुआ, आपका इनकम हुआ। आपने मुझे लोन दिया तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, आपका इनकम हुआ। तो इंटरेस्ट जितना भी इंटरेस्ट हुआ, जितना भी डिविडेंड हुआ, कैपिटल डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटू 100, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, एनपीएटी अपॉन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में दो चीजें होती है, विद मतलब कंप्रीहेंसिव होता है और इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग, तो दोनों आप कर सकते हैं आरओई में, और दोनों लेके आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि रिटर्न ऑन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिस तरह से मैंने ये लिवरेज रेशियो में आपको बताया था, किस तरह से आप एनपीबीटी प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो एनपीपीआईटी आता है, वही आपका यहाँ पर रहेगा। और फिर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे और इनटू 100 कर दीजिएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ये हो गया आरओसी। आरओसी भी जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर है आपके लिए। और रिटर्न ऑन टोटल एसेट, टोटल एसेट क्या होता है, आप डिवाइड बाय एसेट करेंगे। और यहाँ पर अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी भी इक्विटीज है आपके पास, प्लस उसको ऐड कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी से, तो वो हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एसेट तो आपको पता है टोटल एसेट लेना है। एनपीएटी में क्या होगा, एनपीएटी में आपका टोटल एसेट में सब आता है, करंट प्लस करंट एसेट प्लस नॉन नॉन करंट एसेट, सभी एसेट्स को आप लेंगे तो टोटल एसेट होता है। और एनपीएटी मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आपने देखेंगे तो रोटा में आपने हमने एनपीएटी लिया था, और रिटर्न ऑन इक्विटी में हमने एनपीएटी लिया था। ठीक है, आरओसी में तो हमने एनपीबीआईटी लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है इसके अंदर में, मतलब आपने टोटल एसेट पे कितना रिटर्न कमाया, आपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न कमाया, आपने टोटल इक्विटी पे कितना रिटर्न कमाया, और इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मार्केट रेशियो से हम कंपेयर करते हैं, मतलब ईपीएस, आपका अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे आपने कितना अर्निंग किया है, तो यहाँ पर वो आपको पता लगेगा। और ये इसका फॉर्मूला है एनपी 80 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जितने भी आपके पास शेयर्स हैं मार्केट में, उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, एनपीएटी से डिवाइड करेंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिलेगा। और इसको आप अगर आपने मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दिया तो पी रेशियो मिलेगा। और पी रेशियो जैसे कि आप जानते ही हैं, पी रेशियो जितना कम हुआ उतना आपके लिए बेनिफिट है।
यानी कि ये बताता है पी रेशियो कम है मतलब आपका अर्निंग पर शेयर ज्यादा रहेगा। पर इसमें ऐसा है कि मार्केट प्राइस मतलब अगर पी रेशियो ज्यादा हुआ तो मार्केट प्राइस ज्यादा है इसका मतलब, और अर्निंग पर शेयर कम है। तो पी रेशियो जितना कम हुआ उतना अच्छा है। ये डिपेंड है कि आपके कंपनीज किस कैटेगरी में आती हैं और उनका पी रेशियो क्या है। फिर डिविडेंड पे आउट मतलब आपने डिविडेंड्स किस तरह से पे किए हैं, उसका पे आउट रेशियो क्या है। तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, पे आउट हो गया। और डिविडेंड इल्ड मतलब डीपीएस अपॉन एमपीएस करेंगे, डीपीएस अपॉन एनपीएस, तो ये हुआ आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस शेयर। तो ये डिविडेंड यील्ड रेशियो है। हमने बहुत क्विकली ये सब चीजों के फॉर्मूलाज को देखा, समझा, और ये जानने की कोशिश की कि ये सब चीजें होती क्या है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरऑल आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। एक और प्रॉब्लम आ सकता है जैसे मैंने आपको टर्नओवर रेशियोज बताया, तो टर्नओवर रेशियोज में आप क्या करेंगे, पहले आप ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल फाइंड आउट करेंगे, बट एक फॉर्मूला आप भूलिएगा मत। जो सीओजीएस होता है, ओपनिंग जो भी आपका स्टॉक हुआ प्लस आपने जितने भी परचेसेस किए माइनस आपका जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो होता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फाइंड आउट करने मतलब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल फाइंड आउट करना है और वहां पर आपको सीओजीएस फाइंड आउट करना है, आप सीओजीएस दिया है या फिर इसमें से कोई भी परचेसेस फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए ये ओपनिंग हो गया। मतलब अगर मान लीजिए कि ये बिगनिंग है और ये एंड है, तो बिगनिंग ओपनिंग होगा और ये क्लोजिंग होगा। तो जिस भी ईयर में आप है वो क्लोजिंग होता है, जिस जो भी प्रीवियस ईयर होता है वो ओपनिंग होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, सेम मेथड से सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है, पर परचेस नहीं दिया है। और आपको पता है यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए आपको परचेसेस चाहिए, तो परचेसेस का फॉर्मूला ये ओपनिंग स्टॉक परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जिस तरह से मैंने प्रॉफिट ये टर्नओवर रेशियोज के जितने भी फॉर्मूलाज आपको बताइए, ये सब फॉर्मूला का उपयोग करके आप ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल का पता लगाएं और सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं वो सब समझा होगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और आप पढ़िए। और आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट, आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सभी टॉपिक्स समझे होंगे। शुक्रिया।